नॉवल मलाला स्टार्ट करेंगे। ये है अहमद राव का, ये एक यंग राइटर है। नॉवल थ्रिल बेस्ड है, लव बेस्ड है, क्राइम बेस्ड है। इनका फर्स्ट नॉवल है। चलें स्टार्ट करते हैं। बाब नंबर 1, रिहाई। हवालात का दरवाज़ा खुला तो सामने बैठे शख्स पर रोशनी पड़ी। माथे पर बिखरे बाल, आंखों के नीचे हल्के और कपड़े गर्द आलूद थे। आंखें गहरे काले रंग की थीं, जो इस वक्त काफ़ी थकी थकी मालूम हो रही थीं। दरवाज़ा खुलते ही एक हवालदार अंदर दाखिल हुआ। एक नज़र सामने बैठे शख्स पर डाली, जो मुसलसल उसे घूर रहा था। ए लड़के उठ, तेरी जमानत हो गई है। सामने बैठे शख्स के तासुरात बदले, पहले हैरानी, फिर बेयकीनी। किसी और की जमानत होगी, बेफिक्र रहो, इतनी जल्द तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। मैं कोई बहरा नहीं हूँ, अफसर साहब ने तुम्हारा ही नाम लिया था। अब शराफत से चलता है या दूसरी तरह से ले जाऊँ? हवालदार ने इसे हाथ में पकड़ी लाठी दिखाई थी। बुराक का दिल चाह रहा था इसके मुंह पर 2 मुक्के रसीद करे, लेकिन हवालदार पर हाथ उठाकर वो अपने खिलाफ एक और केस नहीं बनवाना चाहता था। मेरी जमानत किसने करवाई? वो हैरान हुआ था, बहुत हैरान। होगा तेरा ही कोई गैंग का बंदा। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, मैं किसी गैंग का रुकन नहीं हूँ और ना ही कोई चोर हूँ। इतनी सी बात तेरे इस मोटे दिमाग में नहीं घुसती? वो ज़रा गुस्से में चिल्ला कर बोला। हवलदार के चेहरे पर शदीद गुस्सा तारी हो गया था। वो बुराक को मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पीछे से वकील और एसएचओ अंदर दाखिल हुए। इन दोनों को देखकर हवलदार पीछे हटा। एसएचओ दराज कट का नॉर्मल सी शक्ल का आदमी था। इसके यूनिफॉर्म के राइट साइड पर छोटी सी नेम प्लेट लगी थी। इस पर इसका नाम लिखा था, हुमायूं सईद। तुम्हें मैंने इसको लेने भेजा था, ना कि इससे बहस करने। हुमायूं हवलदार की तरह गुस्से से बोला। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने क्लाइंट को ले जा सकता हूँ? सवाल आराम से किया गया था। जी बिल्कुल जलाल साहब। हुमायूं, जो अभी गुस्से में था, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। जेल से बाहर आकर इसने अपने साथ चलने वाले वकील को देखा। वो दोनों चलते चलते एक रोड तक आ गए थे जिसका नाम हाले रोड था। वो इस शख्स को जानता नहीं था, फिर इसने इसकी जमानत क्यों करवाई? इस क्यों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अभी जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जलाल ने आंखों पर चश्मा लगाते हुए बड़ी राजदारी से कहा। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं एक ऐसे शख्स की बात क्यों मानूँ जिसके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं? जवाब सद लहजे में दिया गया था। इसकी आवाज़ गहरी और ठहरी हुई थी। मगर मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, बुराक है शाम। जलाल ने इसकी आंखों में देखते हुए बोला। क्या किसी को जान लेना इस पर एतबार करने के लिए काफ़ी होता है? तुम्हें होगा मुझ पर एतबार, मुझे नहीं है, बुराक जताते हुए बोला। अब इन बातों का वक्त नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ गौर से सुनना। अभी कुछ देर बाद एक गाड़ी आएगी। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। तुमने मेरी ज़मानत करवाई, इसका शुक्रिया। अब मैं अपना इंतज़ाम खुद कर लूँगा। जलाल को समझ आ गया था ये एक नहायत ज़िद्दी इंसान है जो सिर्फ अपनी सुनता है। क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे तुम्हारी ज़मानत किसने करवाई? खैर अब मैं चलता हूँ दोस्त, शायद फिर कभी मुलाकात हो। जलाल ने बुराक को अलविदा किया। इसका काम खत्म हो चुका था। जलाल के जाने के बाद काफ़ी देर वो इधर ही खड़ा रहा। इसे कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। इसकी कोई फैमिली तो थी ही नहीं जो इसका इंतज़ार कर रही हो। सितंबर का महीना था, कहीं धूप बहुत तेज़ होने की वजह से वो पसीने में भीग चुका था। रोड सुनसान पड़ा था, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं थी क्योंकि हाले रोड पर कोई परिंदा पर भी नहीं मारता था। इसने फुटपाथ के साथ चलना शुरू किया। वो नहीं जानता था वो किधर जा रहा है। वो बस अपने ख्यालों में गुम चल रहा था। तभी पीछे से एक गाड़ी ने हॉर्न मारा। बुराक ने पीछे मुड़कर देखा। ये वही गाड़ी थी जिसका जलाल ने बताया था। बुराक नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा। गाड़ी में से एक लड़की उतरी और बुराक की तरफ बढ़ी। इसने ब्लैक टी शर्ट और बैगी जीन्स के ऊपर फरारी जैकेट पहन रखी थी। काले लंबे बाल कमर पर गिरे हुए थे। आंखों में गहरा काजल और होंठ बिना लिपस्टिक लगाए भी गुलाबी थे। रंग सावला लेकिन पुरकशिश था। इसकी चाल में रौब था। वो एक स्टाइल से चल रही थी। जल्दी से गाड़ी में बैठो, हम पहले ही बहुत लेट हो गए हैं, वो जैसे हुक्म दे रही थी। हम नहीं, आप लेट हैं, वो जताते हुए बोला। पुलिस से बचकर आना कोई आसान बात नहीं है। अब हम चलें या तुम बस लड़कियों की तरह नखरे ही दिखाओगे? वो ना गुस्सा कर रही थी ना तंज, वो बस साफ वो थी। अब आप कौन हैं और क्या आपने मुझे रिहा करवाया है? वो गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी और बुराक इसके पीछे चलता हुआ सवाल कर रहा था। तुम बहुत सवाल करते हो और मुझे ज़्यादा सवाल करने वाले लोग नहीं पसंद। अब चुप करके गाड़ी में बैठ जाओ। बेफिक्र रहो, तुम्हें अगवा नहीं करूंगी, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा रही हूँ। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठी थी। बुराक को समझ नहीं आ रहा था वो इस लड़की पर एतबार करे या नहीं, लेकिन अभी इसकी मजबूरी थी। वो जानना चाहता था कि इसकी जमानत किसने करवाई। और मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये तो फिर एक हसीना थी, एक कातिल हसीना। वो ना चाहते हुए भी गाड़ी में बैठा। इस लड़की ने गाड़ी स्टार्ट की और जहाज़ की रफ्तार से इसको उड़ाते हुए आगे लेकर बढ़ी। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि अगर कोई सामने आ जाता तो बिन मौत मारा जाता। अचानक रोड पर बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था। हालत ऐसी थी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी तेज़ रफ्तार में अंधाधुंध सीधा चलती जा रही थी। आगे एक मोटर पर गाड़ी सीधा खंबे से टकराई। यकदम गाड़ी में आग लगी। गाड़ी में बैठे बुराक के सामने इस दिन खुद को खो दिया था। गाड़ी में बैठना इसकी सबसे बड़ी गलती थी, या शायद पहली बड़ी गलती। बिल्डिंग के बाहर सड़क पर एक लड़के की लाश सीधी पड़ी थी। इसकी हालत देखने के काबिल भी नहीं थी। ऐसे लगता था इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद इसकी एक हड्डी भी नहीं बची होगी। सड़क पूरी इसके खून से भरी हुई थी। लाश के इर्द गिर्द पुलिस की नाकाबंदी थी और पुलिस इर्द गिर्द के लोगों से पूछताछ कर रही थी। सब हैरान थे, कुछ जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं था। तभी वहाँ एक गाड़ी आके रुकी। गाड़ी में से एक लड़की उतरी थी। इसने ग्रे रंग का पेंट कोट पहन रखा था, आंखों पर काले चश्मे लगा रखे थे और बालों की पोनी बांध रखी थी। वो तेज तेज कदम उठाती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ जल्दी में लग रहे हैं आप, किसी ने पीछे से बोला। वो एकदम मुड़ी, आंखों से चश्मा हटाया। इसकी आंखें झील की तरह गहरी और भूरे रंग की थीं। चश्मा हटाने के बाद नजर इस शख्स से मिली। दोनों एक दूसरे के रूबरू थे। तुम्हारी ये डराने वाली आदत नहीं गई हुमायूं? वो मुस्कुरा कर बोली। इसका लहजा पुरसकून था। और तुम्हारी लेट होने की, इंस्पेक्टर मिन्हा? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला। फिर दोनों मुस्कुरा दिए, जैसे दो बिछड़े दोस्त अरसे बाद मिले हों। इतने में एक पुलिस वाला इनके पास आया। इसने दोनों को देखकर सल्यूट किया और इर्द गिर्द से जितनी भी मालूमात मिली थी वो सब बताई। सुनने में तो लगता है ये कोई कत्ल नहीं बल्कि खुदकुशी है।
हुमायूं ने थोड़ा गौर करने के बाद बोला, जी सर, लोगों का कहना है कल रात किसी ने भी इनकी चीखों की आवाज़ नहीं सुनी। सर, अगर किसी ने इसे गिराया होता तो वो चीख ज़रूर मारता। और दूसरा सर, बिल्डिंग में कल सुबह से बाहर कोई आदमी निकला ही नहीं, और ना इसकी बात खत्म हुई नहीं थी कि मिन्हा आगे लाश की तरफ बढ़ी। इसे देखते ही हुमायूं भी इसके पीछे चल पड़ा। मिन्हा ने पैंट की जेब से सफ़ेद दस्ताने निकाले और चलते चलते इन्हें पहनने लगी। इसे देखकर इर्द गिर्द के लोग पीछे हो गए थे। वो पुलिस की नाकाबंदी के अंदर आ चुकी थी और अब वो लाश के पास खड़ी थी। इसके पीछे ही हुमायूं खड़ा था। मिन्हा ने लाश का मुआयना किया। लाश की गर्दन पर कुछ उंगलियों के निशान थे। ऐसे लगता था किसी ने इसका गला दबाने की कोशिश की हो। ये एक कत्ल ही है। इसकी गर्दन पर निशान देखो, ज़रूर इसका गला घोंट कर मारा गया होगा। इसलिए आसपास के लोगों ने इसकी आवाज़ नहीं सुनी और इसके बाद इसे बिल्डिंग से नीचे गिराया गया होगा ताकि ये एक खुदकुशी लगे। और तुम ये सब इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? इसे किसी ने गिराया है और इसकी गर्दन के निशान कोई लाजमी नहीं है किसी ने इसका गला ही घोंटा हो। क्या पता ये इसकी अपनी उंगलियों के निशान हो। हुमायूं सोचते हुए बोल रहा था, पहले तो इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इसकी मौत की वजह खुद सामने आ जाएगी। दूसरी बात, अगर ये खुद बिल्डिंग से चला तो हुमायूं साहिब, अब आपका कोई और सवाल है या हम आगे केस पर बात करें? वो आधा केस हल कर चुकी थी जबकि पुलिस इतनी देर में इसे खुदकुशी साबित करने में लगी हुई थी। यही तो इसकी खूबी थी, वो मिनटों में केस हल कर लिया करती थी। तुम बहुत होशियार हो मिन्हा, केस को मिनटों में हल करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। हमेशा की तरह हुमायूं इससे मुतासिर हुआ था। वो थी ही ऐसी लोगों को मुतासिर करने वाली। खैर, वो तो मैं हूँ। वो मुस्कुराई थी और मुस्कुराता देखा हुमायूं भी मुस्कुराया। बुराक की रिहाई से 2 रोज़ कबल वो सरबराही कुर्सी पर बैठा था। ब्लैक ड्रेस पैंट के ऊपर ब्लैक ड्रेस शर्ट पहने वो 40 साल का आदमी काफ़ी वजीह लग रहा था। हाथ में घड़ी बांधे, शर्ट के बाजू ऊपर फोल्ड किए हुए थे, बाल पीछे की तरफ बनाए हुए थे। इसकी कुर्सी के इर्द गिर्द बाकी सब कुर्सियां लगाए बैठे थे जैसे कोई अहम गुफ्तगू चल रही थी। बीच में एक टेबल था जिस पर एक नक्शा रखा था। नक्शा किसी रोड का था। इसके उल्टे हाथ पर एक 25 साल लड़का बैठा था जिसने हाथ में लैपटॉप पकड़ रखा था। ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने वो बहुत प्यारा तो नहीं मगर अच्छा लग रहा था। इसके साथ ही 2 बड़े बड़े पहलवान बैठे थे। सीधे हाथ पर 2 लड़कियां बैठी थी। एक के लंबे काले बाल कमर पर गिरे थे और दूसरी के बाल घुंघराले। इनकी कुर्सी के गिर्द बहुत सारी खाली गट्टे की पट्टियां पड़ी थीं। देखने में ये कोई पुराना गोदाम लग रहा था। आज से ठीक 2 दिन बाद हमारे साथ एक और शख्स शामिल होगा। मैंने वकील से बात कर ली है। वो बुराक की ज़मानत करवा कर इसे हाले रोड तक छोड़ देगा। लाइला, मैं क्यों इतना बड़ा खतरा मोल लूँ, वो भी किसी ऐसे के लिए जिसको मैं जानती भी नहीं? वो साफ साफ अल्फाज में इनकार कर रही थी। ये बात दिल में रखनी नहीं आती थी। जो इसके दिल में होता था वही इसकी ज़ुबान पर होता था। मुहतशिम हर एक शख्स की साइकी समझता था। इसने गैंग में हर बंदे को चुन चुन कर शामिल किया था। इसे पता था अपने गैंग के किस शख्स से किस तरह काम निकलवाना है। जो मैंने कहना था कह दिया। अब आप सब लोग जा सकते हैं। इतना कहने की देर थी और सब उठ कर जाने लगे। इनकी देखा देखी लाइला भी पैर पटकती उठी। लाइला, तुम इधर ही रुको, हमें आगे प्लान पर बात करनी है। लाइला जो भी जाने लगी थी वो मुंह बनाती हुई दोबारा बैठ गई। जब सब चले गए तो वो शख्स बोलना शुरू हुआ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मेरे हुक्म से इनकार करने का मतलब है गैंग से निकल जाना। तुम चाहे मेरी जितनी मर्जी पसंदीदा हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा तुम सारे गैंग के सामने मुझे इनकार करो। याद है वो वक्त जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी और मैंने तुम्हारी मदद की थी? अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम इनकार कर रही हो? वो एक सर्द लहजे में बोला था। लाइला खामोश रही। इसके पास अब इनकार का कोई जवाब नहीं था। लाइला कुछ भी हो सकती थी लेकिन एहसान फरामोश नहीं। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें किसी भी तरह बुराक को गाड़ी में बिठाना है। इसके बाद तुम गाड़ी को फुल स्पीड से चलाते हुए बुराक के साथ गाड़ी के पीछे छलांग लगा दोगी। इस सब के दरमियान ही मेरे बंदे रोड पर एक गैस छोड़ेंगे जिसकी वजह से तुम दोनों गाड़ी से छलांग लगाते हुए नजर नहीं आओगे। जो गैस हम छोड़ने वाले हैं वो काफ़ी जहरीली है, इसलिए तुम दोनों का मास्क पहनना जरूरी है। गाड़ी सीधा खंबे से टकराएगी और दुनिया के लिए कि इसमें बैठे तुम दोनों इसी पल मर जाओगे। मंसूबा काफ़ी अच्छा है। लाइला के लिए सबसे मुश्किल बुराक को छलांग लगाने पर राजी करना था। वो बुराक को जानती भी नहीं थी लेकिन गैंग के लिए इसे सब करना था। तुम दोनों छलांग लगाने के बाद गली नंबर 4 में दाखिल होगे। वहाँ से एक और गाड़ी तुम दोनों को पिक कर लेगी और हमारे इस अड्डे तक पहुँचा देगी। वो सारा प्लान बता चुका था। क्या हुआ, तुम परेशान नजर आ रही हो? वो लाइला को खामोश देखकर हैरान हुआ था। जिस लाइला को मैं जानता हूँ इसे तो ऐसे एडवेंचर करना पसंद है। अगर बुराक ना माना छलांग मारने के लिए फिर मैं क्या करूँगी? एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लें मुहतशिम साहिब, मैं मरने से ज़्यादा मारने पर यकीन रखती हूँ। अगर इसने छलांग ना मारी तो मैं इसके साथ मरने वाली नहीं हूँ। मुहतशिम जानता था कि लाइला का अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त है। बुराक अपनी मर्जी का मालिक था लेकिन वो ये भी जानता था कि बुराक इन लोगों में से था जो चैलेंज जीतने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये बुराक की सबसे बड़ी ताकत के साथ साथ इसकी कमजोरी भी थी। तुम इसके दिमाग के साथ खेलोगी, वो तुमसे हारना पसंद नहीं करेगा। आगे तुम खुद समझदार हो। इस लड़के का हुलिया बताना पसंद करेंगे या किसी को भी उठा के ले आऊँ? मुहतशिम हल्का सा मुस्कुराया। वो काम भी एक रौब से करती थी। बुराक की गाड़ी में बैठने के बाद लाइला ने गाड़ी स्टार्ट की। सुनो, ये पिछली सीट पर 2 मास्क पड़े हैं, वो उठाना जरा। वो बहुत आराम से बोल रही थी। कोई पागल ही होता जो इसे इनकार करता। बुराक ने गुस्सा जब्त करते हुए दोनों मास्क उठाए और लाइला को पकड़ा दिए। लाइला ने एक मास्क पहना और दूसरा बुराक को वापस पकड़ाया। देखें बीबी, मैं आपका नौकर नहीं हूँ जो आप मुझसे बार बार काम करवा रही हैं। वो बुरा मान गया था। चुप करके इसे पहनो। आपके इसका लहजा जरा सख्त था। बुराक ने कुछ कहना चाहा लेकिन फिर चुप रहा। लाइला ने गाड़ी फुल स्पीड में भगाई। गाड़ी का दरवाजा खोलो, लाइला ने बुराक को हुक्म देते हुए कहा। बुराक ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। जब तक इसे एहसास हुआ वो क्या कर बैठा है, दरवाजा पूरा खुल चुका था। बुराक ने हैरान होते हुए लाइला को देखा। लाइला पुरसुकून बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और कोई हुक्म है आपका? वो तंज कर रहा था। इसे लाइला से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। हाँ, बस अब गाड़ी से बाहर छलांग लगा दो, वो बेध्यानी में आम से लहजे में बोली थी।
आप पागल तो नहीं है? देखें, अगर तो आप मुझे मारना चाहती हैं तो मैं आपको बता दूं, इस तरह मैं मरूंगा नहीं, बस कोई हड्डी टूटेगी। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसान मौत दूंगी तुम्हें? वो इतराते हुए बोली। खैर, अभी मेरी बात को समझो, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर हमने छलांग ना लगाई तो वो सामने खंबा देख रहे हो, गाड़ी से टकराएगी और हम दोनों बिन मौत मारे जाएंगे। दोनों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। बुराक इसकी बात नजरअंदाज करते हुए आराम से बैठा रहा। लायला के पास वक्त कम था, बाहर हर जगह गैस फैलना शुरू हो गई थी। कुछ नजर नहीं आ रहा था। अगर वो गाड़ी को आगे खंबे के पास से टर्न करना भी चाहती तो नहीं कर सकती थी। इसके लिए खुद छलांग मारकर अपनी जान बचाना तो आसान था, मगर इस साथ बैठे शख्स को इसके लिए राजी करना थोड़ा मुश्किल था। इसने बुराक की तरफ देखा और बुराक ने इसकी तरफ। दोनों की नजर मिली। इसी लम्हे लायला ने सोच लिया था वो इस शख्स को मरने नहीं दे सकती। तुम इतने डरपोक होगे मुझे नहीं पता था। मैं एक लड़की होकर नहीं डर रही और तुम हट्टे कट्टे मर्द होकर भी डर रहे हो। जाओ यार, क्या फ़ायदा इतना जिम जाने का जब एक लड़की से ही हार मान ली। इसने मुतहशम के बताए हुए रास्ते पर अमल किया। बुराक के चेहरे पर जुनून तारी था। तीर सीधा निशाने पर लगा था। तुम वाकई में डर रहे हो? अब कि वो मजाक बनाते हुए बोली। मैं किसी से नहीं डरता। बुराक ने जुनून में आकर गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। इसे देखते ही लायला ने भी गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। आखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। बुराक सड़क पर घूमता हुआ फुटपाथ पर टकराया और इसके माथे पर चोट लग गई थी। कुछ देर बाद लायला भागती हुई इसके पास आई। लायला के उल्टे बाजू पर चोट लगी थी और कुछ हल्की हल्की खराशियां आई थी। तुम ठीक हो? अभी जल्दी उठो और मेरे साथ चलो। बुराक काफी दर्द में था। इसका जिस्म, इसका एक एक हिस्सा दर्द कर रहा था। वो सीधा हुआ फुटपाथ पर बैठा। आप फिक्र ना करें, अभी मैं जिंदा हूँ, वो दर्द से कराहते हुए बोला। जल्दी उठो, इस धुएं के खत्म होने से पहले हमें गली नंबर 4 में जाना है। इधर एक गाड़ी हमें पिक करने आएगी। इसमें फर्स्ट एड बॉक्स होगा, हम वहाँ से दवाएं लगाएंगे। बुराक को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन वो इतना जानता था इस लड़की की बात मानने के सिवा इसके पास अब कोई हल नहीं था। बुराक खुद को संभालते हुए उठा। लायला ने अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे बाजू को पकड़ रखा था। वो दोनों खुद को संभालते हुए गली नंबर 4 की तरफ बढ़े। गली ना ज्यादा तंग थी ना ज्यादा खुली, बस वीरान थी। आधे से ज्यादा घरों पर ताले थे। वो दोनों गली के कोने में खड़े होकर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद एक गाड़ी आई, फिर वो दोनों इसमें बैठे। गाड़ी में बैठे शख्स ने इन दोनों की मरहम पट्टी की थी। फिर आगाज हुआ एक नए सफर का, जिसमें वो दोनों ही बर्बाद होने जा रहे थे। शाम हो चुकी थी, सूरज गरूब हो रहा था। मिना और हुमायूं दोनों टीवी लाउंज में बैठे खबरें सुन रहे थे। टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी चल रही थी। ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ इस तरह थी। हाले रोड पर एक और हादसा। अभी कुछ देर पहले एक गाड़ी ओवर स्पीड होने की वजह से खंबे से टकराई और गाड़ी में आग लगने की वजह से अंदर बैठे लोगों का कुछ पता न चल सका। शिनाख्त के लिए इनकी लाश तक ना मिल सकी। पुलिस का कहना है अभी तक मरने वालों के घर से किसी ने रब्ता नहीं किया। मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहें। न्यूज़ एंकर आगे और खबरें सुना रहा था। इतने में किचन से एक ज़ईफ औरत हाथ में चाय की ट्रे लिए टीवी लाउंज में दाखिल हुई। इनको देखते ही मिन्हा उठी और ट्रे पकड़कर टेबल पर रखी। हुमायूं अपना कप उठाकर चाय पीने लगा। बेचारे कितने दर्दनाक मौत मारे गए, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। ज़ईफ औरत काफी फिक्रमंद नजर आई थी। अरे बीजान, इन लोगों को भी तो गाड़ी आराम से चलानी चाहिए थी। हुमायूं बहुत प्यार से बोल रहा था। बीजान मिन्हा के पास सोफे पर आकर बैठ चुकी थी। फिर भी बेटा, हुकूमत को चाहिए कुछ एक्शन ले। हर रोज हाले रोड पर नए नए हादसे हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा नानी जान आपने, बल्कि हुमायूं हाले रोड तो तुम्हारे इलाके में आती है, तुम क्यों नहीं ये मसला आगे पेश करते? मिन्हा हुमायूं से बात करी थी। हुमायूं को तो साम सूंघ गया था। क्या मैं इसे बता दूं? नहीं, इसकी नाराजगी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी वो बात को गोल करने ही वाला था कि बीजान ने इसका भांडा फोड़ दिया। इसकी पोस्टिंग तो बलोचिस्तान हो गया है, तुम्हें नहीं बताया इसने? मिन्हा जो चाय का कप अभी उठाने लगी थी वहीं रुक गई। इसने एक नज़र हुमायूं की तरफ देखा। हुमायूं, तुमने मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। वो गुस्से से आग बगौला हो रही थी। इसमें हुमायूं से ये उम्मीद नहीं थी। वो बचपन से इससे बताता था। यार मुझे पता था तुम गुस्सा करोगी, इसलिए नहीं बताया, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मीना इसकी बात इग्नोर करते हुए चाय पीने लगी। वो नाराज़ होती थी तो बात करना छोड़ देती थी। तभी दोनों के फ़ोन पर एक मैसेज आया। वो कोई रिपोर्ट थी। मीना रिपोर्ट को पढ़कर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग के बाहर मिलने वाली लाश की मौत गला घुटने की वजह से हुई थी। मजीद ये कि गले पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो किसी और शख्स के थे। इन फिंगरप्रिंट्स के जरिए कातिल को पकड़ना बहुत आसान था। वो एक और केस हल कर चुकी थी। नानी जान, अपने पोते को बता दे, मिन्हा कभी गलत नहीं होती और ना ही वो बातें छुपाती है। अच्छा नानी जान, मैं चलती हूँ। वो उठ खड़ी हुई तो बीजान के माथे पर पैर करते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। ये किस बारे में बात कर रही थी? बीजान को समझ नहीं आता वो किस बारे में बात कर रही है। छोड़े मेरी प्यारी बीजान, पता तो है आपको बचपन से इसकी आदत है। जब भी मुझसे नाराज़ होती है तो आपका नाम लेकर मुझे बातें सुनाती है। वो मुस्कुरा दिया जैसे कोई बचपन की याद ताज़ा हो गई। मिन्हा का ख्याल भी इसे खुश करने के लिए काफ़ी होता था। इतनी मोहब्बत करते हो मिन्हा से तो बताते क्यों नहीं? इसे मोहब्बत बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है। और मुझे यकीन है एक दिन इसे मेरी मोहब्बत दिखाई देगी और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। वो जैसे किसी ख्वाब की कैफियत में बोल रहा था। अल्लाह तुम दोनों के हक में बेहतर करे। बीजान इन दोनों को दुआ दे रही थी, मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। वो दोनों गाड़ी में से उतरे। बुराक के माथे पर सनी फ्लास लगा हुआ था। गाड़ी एक पुराने गोदाम के पास इनको उतार कर जा चुकी थी। आसपास वीरान जंगल था। रात के वक्त पर यह जगह थोड़ी डरावनी लग रही थी। लायला इस जगह से मानूस थी। वो काफ़ी अर्से से इधर रह रही थी, लेकिन बुराक के लिए सब नया था। चलो अंदर, बाहर किसी जंगली जानवर ने तुम पर हमला कर दिया तो कहोगे ये मेरा प्लान था। वो इसे चिढ़ा रही थी और वो कामयाब हुई थी। आप तो चुप ही रहे। आपका तो आजकल इरादा था मुझे मारने का। वो तो मैं मासूम किसी तरह बच गया। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रहा था। अब अंदर चले मिस्टर बुराक, ये ताने बाद में दे देना। वो अंदर चलने का इशारा करी थी। पहले आप अपना नाम बताएं। पहले तुम मुझे आप कहना छोड़ो। ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। इज्जत रास नहीं है आपको? आप सुनकर वो फिर से गुस्से में आ गई। बुराक को अपनी गलती का फैसला, वो मेरा मतलब तुम, मेरा नाम लायला सुल्तान है। अब अंदर चलें या इधर ही सब पूछोगे? इतना कहकर वो आगे की तरफ चलने लगा। बुराक इसके पीछे चल पड़ा। गोदाम का दरवाजा 8 फुट लंबा था। लायला दरवाजे की बाईं तरफ चलना शुरू हुई। इस तरफ कुछ झाड़ियाँ थी जिनको लायला हाथ की मदद से पीछे कर रही थी। वो कुछ ढूंढ रही थी और आखिर वो इसे मिल गया था। वो एक बायोमेट्रिक डिवाइस थी। इसने अपना अंगूठा डिवाइस पर लगाया और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दरवाज़ा खुलने के बाद दोनों अंदर दाखिल हुए। गोदाम में जगह जगह बड़े बड़े गुट्टे की खाली पट्टियाँ रखी थी जिन पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। ऐसे लगता था सालों से इधर कोई नहीं आया। अंदर काफ़ी अंधेरा था। सिर्फ एक रोशनदान से चांद की रोशनी
रोशनी अंदर आ रही थी। वो दोनों चलते चलते एक दरवाजे के पास रुके। दरवाज़ा खुला था और अंदर बैठा शख्स इन दोनों का इंतजार कर रहा था। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। कमरे के दरमियान में एक बड़ा सा मेज़ था। इसके गिर्द 8 कुर्सियाँ लगी हुई थी। मेज़ पर मुख्तलिफ नक्शे और कुछ अहम पेपर्स पड़े थे। सरबराही कुर्सी पर मुतहशिम बैठा था और इर्द गिर्द ही सब लोग बैठे थे। और ये हैं हमारे गैंग के 7वें रुकन। मुहतशिम ने बुराक की तरफ इशारा किया। सब बुराक की तरफ देख रहे थे। मैं किसी गैंग के लिए काम नहीं करता, आपने गलत बंदे पर अपना वक्त बर्बाद किया है। लाइला के बाद वो दूसरा शख्स था जो मुहतशिम की बात से इनकार कर रहा था। लाइला टेबल पर रखे जग में से पानी ग्लास में डाल रही थी। वो जैसे इस गुफ्तगू में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। मुहतशिम थोड़ी देर खामोश रहा। सब बाहर जाओ, मुझे बुराक से कुछ बातें करनी है। मुहतशिम के इतने बोलने की देर थी और सब बाहर जाने लगे। सबके बाहर जाने के बाद मुहतशिम ने बुराक को बैठने का इशारा किया। वो ना चाहते हुए भी बैठ गया। कमरे के बाहर सब खड़े इन दोनों का बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। सब अपने अपने अंदाजे के मुताबिक राय दे रहे थे। इसको तो गन भी चलानी नहीं आती होगी, बॉस ने इसे क्यों गैंग में शामिल कर लिया। एक पहलवान बोला। सीख जाएगा, देखने में काफ़ी तेज़ लगता है। वो 25 साल लड़का बोला। हाँ, और हैंडसम भी कितना है। काली शिकारी आंखें हैं इसकी और ऊंचा लंबा। वो घुंघराले बालों वाली। थोड़ा सोचने के लिए रुकी, फिर सोचकर अपनी बात दोबारा शुरू की। 6 फीट का तो पक्का है। इसके बिखरे बाल, उफ, क़यामत है पूरा। शीला, मेरे ख्याल से तुम और अहमद रिलेशनशिप में हो। लाइला जैसे इसे याद करवाई थी। अहमद जो पहले बुराक की हमायत कर रहा था वो काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा था। नहीं, मैं तो बस वैसे ही। शीला की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी और अहमद नाराज़ होता हुआ वहाँ से चला गया। तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो, आखिर तुम मेरी बात में बोलती ही क्यों हो। शीला लाइला से नफरत का इजहार कर रही थी। लाइला ने इस बात का जवाब देना पसंद नहीं किया। वो पागलों से बहस नहीं करती थी। अहमद मेरी बात तो सुनो। शीला अहमद के पीछे पीछे जाने लगी। बेवकूफ़ लड़का, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दूसरे लड़के की तारीफ। हैमी और जैमी, तुम दोनों अब जाके सो जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है। लाइला ने दोनों की तरफ देखा। कहा, कुछ लम्हों के बाद सब यहाँ से जा चुके हैं। लाइला बिना इजाज़त लिए कमरे के अंदर दाखिल हुई। बुराक की रिहाई से 2 दिन बाद मिन्हा नाइट सूट पहने अपने कमरे में लेटी किताब पढ़ रही थी। साइड टेबल पर रखा इसका फ़ोन बजा। वो किताब में मगन फ़ोन कॉल इग्नोर कर रही थी। कमरे में एक औरत दाखिल हुई। इसकी शक्ल मिन्हा से बहुत मिलती थी। मिन्हा अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। इसके बाप के इंतकाल को अभी कुछ अर्सा ही हुआ था। मिन्हा, तुम अब मार खाओगी। हुमायूं तुम्हें पिछले 2 दिन से इतनी कॉल्स कर चुका है, बात करो इससे। सोनिया बेगम काफ़ी गुस्से में थी। अम्मी, आपको तो अपना भतीजा हमेशा ही ठीक लगता है। मैं सौतेली हूँ क्या। वो बुरा मान गई थी। तुम हमेशा से ज़िद्दी हो। बचपन से लेकर आज तक तुमने कभी अपनी गलती नहीं मानी। वो सच कह रही थी। मान लें कि इस बार गलती इसकी है, इसे मुझे बताना चाहिए था। वो ये मानने को तैयार ही ना थी कि वो गलत हो सकती है। इसे पता था तुम यही ड्रामा करोगी, इसलिए इसने तुम्हें नहीं बताया। जो भी है, जब तक वो खुद, अभी इसकी बात खत्म नहीं हुई थी और हुमायूं कमरे में दाखिल हुआ। इसने स्वेट शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। मुझसे सॉरी करने इधर नहीं आ जाता, मैं नहीं मानूंगी। जी तो मैं आ गया मैम। हुमायूं ने इसकी बात मुकम्मल की। वो मुंह फेरकर चादर लपेटकर सोने का ड्रामा करने लगी। कोई इस लड़की को बताया कि सुबह 5 बजे मेरी फ्लाइट है। अब अगर ये ऐसा करेगी तो मैं बीचान को लेकर वापस चला जाऊंगा और जाते हुए मिलकर भी नहीं जाऊंगा। वो एलानिया तौर पर बोल रहा था। बिस्तर में लेटी मिन्हा एकदम उठी। वो हुमायूं की तरफ जंगली बिल्ली की तरह भागी। सोनिया बेगम ने यह सब तमाशा हंसकर देख रही थी। मिन्हा ने हुमायूं की कमर पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी थी। वो अपना गुस्सा नाराजगी ऐसे ही निकालती थी। हुमायूं से देखकर मुस्कुरा रहा था। बस करो, अब मेरे बच्चे की जान लोगी क्या। सोनिया बेगम बुरा मान गई। कुछ देर बाद इसका गुस्सा खत्म हो चुका था। अब ट्रीट के तौर पर हुमायूं मिन्हा और इसकी छोटी बहन नूर को आइसक्रीम खिलाने बाहर लेकर गया और बीजान अपनी बेटी सोनिया से बैठी बातें कर रही थी। सुबह होते ही हुमायूं को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके वो वापस घर आई थी। जिम जाने के लिए ट्रैक सूट पहना, नीचे जॉगर्स पहने, बालों की पोनी की और हाथ में पानी की बोतल लेकर घर से बाहर निकली। मिन्हा सुबह सुबह वॉक करते हुए जिम जाया करती थी। रोज़ सुबह के वक्त सड़क खाली होती थी। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें, ठंडी ताज़ा हवा मज़ा दुबाला कर रही थी। वो कानों में ब्लूटूथ लगाए वॉक करते हुए गाने सुन रही थी। तभी इसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। इसने मुड़कर देखा। इसके पीछे एक बहुत वजीश आदमी वॉक कर रहा था। इसने बिना आस्तीनों वाली ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, नीचे ब्लैक ही ट्राउजर पहन रखा था। इसके बाब्स काफ़ी बड़े थे और हाथों पर वेन्स वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। वो जिम का शौकीन लगता था। मिन्हा इसको देखकर रुक गई और इससे घूरने लगी। कब से पीछा कर रहे हो मेरा। वो सीधा काम की बात पर आई। जी मैं। वो थोड़ा बौखला सा गया। मिन्हा इसकी आंखों में आंखें डाल कर खड़ी थी। वो भी इसे ही देख रहा था। वो जैसे मिन्हा की इन झील जैसी आंखों में खो गया था। बुराक को जैसे शौक लगा था। इसने ये गहरी झील जैसी आंखें पहले भी एक बार देखी थी। 2 साल कबल एक शादी में मिन्हा की यही आंखें देखकर वो अपना दिल हार बैठा था। और आज 2 साल बाद वो इसके सामने दोबारा खड़ी थी। इन 2 सालों में बुराक एक बार भी इन आंखों को नहीं भूला था। इससे लगा था वो मिन्हा से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन आज किस्मत ने बुराक को मिन्हा से फिर मिला दिया था। वो अपनी किस्मत पर रश करते हुए खुलकर मुस्कुराया। और कोई नजर आ रहा है इधर। वो तब कब बोली। मैं तो मासूम सा आदमी हूँ इंस्पेक्टर जी। वो बहुत ही मासूम से अंदाज में बोलकर आगे बढ़ा। फिर रुककर मिन्हा की तरफ देखा। मिन्हा किसी सोच में गुम थी। आस पास में कोई जिम है। असल में मैं कल ही इधर शिफ्ट हुआ हूँ और मैं एक दिन भी जिम मिस नहीं करना चाहता। वो कुछ बोल रहा था और मिन्हा कुछ और सोच रही थी। एकदम इसके दिमाग की घंटी बजी। तुम कैसे जानते हो मैं इंस्पेक्टर हूँ। मिन्हा को ताज्जुब हुआ। सबके बाहर जाने के बाद कमरे में सिर्फ बुराक और मुहतशिम रह गए थे। कमरे में अजब सी खामोशी थी, जैसे दोनों ही एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं आपके गैंग में शामिल हो जाऊं। बुराक ने मुहतशिम की आंखों में देखकर बोला, जैसे वो इसकी आंखों के जरिए जानना चाहता हो ये शख्स एतबार के काबिल है या नहीं। आंखें हमारे जिस्म का वो हिस्सा होती हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, इसमें ऐसा कोई शक नहीं है कि मैंने तुम्हारी जमानत इसलिए करवाई है। क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है मेरे साथ काम करने में। बुराक वल्द हिशाम।
मोहतशिम ने आखिरी अल्फाज पर जोर देकर बुराक की दुखती रग पर हाथ रखा था। बुराक अपने बाप का नाम सुनकर माजी की किसी याद में गुम हो चुका था। एक छोटे से कमरे में वो 6 साला बुराक चारपाई पर लेटा था। वो तेज बुखार में तप रहा था। कमरे में सिर्फ 2 चारपाइयाँ थी। एक कोने में छोटी सी अलमारी थी जिसमें से इसकी माँ एक कपड़ा निकाल रही थी। इसके दूसरे हाथ में एक प्याला था जिसके अंदर बर्फ और पानी पड़ा था। इसकी माँ बुराक के साथ वाली चारपाई पर बैठी और कपड़े को प्याले में भिगोने लगी। जब कपड़ा अच्छे से भीग गया तो इसने कपड़ा बुराक के माथे पर रखा। बुराक को बुखार में बेहोश सा पड़ा। वो दर्द से कराहने लगा। अम्मी इसे हटाएं, मुझे दर्द हो रहा है। बेटा तुम्हारा बुखार बहुत तेज है, मुझे ठंडी पत्तियां करने दो, देखना सुबह तक मेरे बेटे का बुखार उतर जाएगा। वो बुराक को तसल्ली दे रही थी। अम्मी बाबा कब आएंगे? बस एक ये सवाल वो हर वक्त अपनी माँ से करता था और इसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं था। सूफिया, बुराक की माँ, इसकी आंखें एकदम नम हो गई। इसने अपनी आंसू छुपाने की कोशिश की और वो एक मजबूत माँ थी। बेटा वो बहुत जल्दी आएंगे। इसने ये जुमला बहुत मुश्किल से पूरा किया। वो भी तंग आ गई थी अपने इकलौते बेटे से झूठ बोल बोल कर। अम्मी बाबा कब आएंगे? बुराक का बचपन बस इसी सवाल के गिर्द गुजरा था जिसका जवाब ना तो इसे पता था ना ही इसकी माँ को। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो खुद ये सवाल करना बंद कर दिया। वो समझ गया इसकी माँ को सबसे ज़्यादा तकलीफ ये सवाल देता है। सूफिया और वो छोटे से कस्बे में रहते थे। सूफिया ने कपड़े सिलाई कर करके इसे पढ़ाया था, लेकिन आखिर में वो अपने बाप के नक्शे कदम पर ही चला। एक जासूस का बेटा जासूस। लगता है तुम्हें कुछ याद आ गया। मोहतशिम ने बुराक को इसके ख्याली दुनिया से जगाया। बुराक खामोश रहा। मैं जानता हूँ कुछ लम्हों की याद भी अजियत देती है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मोहतशिम ने हमदर्दी भरे लहजे में बोला। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। और आपको क्या लगता है आप मेरे बाप का नाम लेकर मुझे अपने गैंग में शामिल करने में कामयाब हो जाएंगे? मैं नफरत करता हूँ इनसे। वो झूठ बोला था। वो अपने बाप से नफरत कर ही नहीं सकता था। जिस शख्स के प्यार के लिए वो बचपन से तरसा था वो इस शख्स से नफरत कैसे कर सकता था? लेकिन तुम्हारा बाप तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। आप मेरे बाप को कैसे जानते हैं? बुराक को थोड़ा तजस्सुस हुआ। मान लो वो मेरे बड़े भाई की तरह थे। इनकी मौत ने मुझे लावारिस कर दिया था। वो वाकई हिशाम की मौत का जिक्र करके दुखी हुआ था। अपने बाप की मौत का सुनकर बुराक की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। इसे कहीं ना कहीं यकीन था एक दिन वो अपने बाप से ज़रूर मिलेगा। आज वो उम्मीद टूटी थी। मैं यकीन करो हिशाम भाई तुम्हें बहुत याद करते थे। अगर इनकी मजबूरी ना होती तो वो कभी भी तुम्हें छोड़कर ना जाते। वो सब माजी था, इसे भूल जाओ। आगे का सोचो, आगे क्या करोगे? तुम्हारे पास ना कोई सेविंग्स है ना कोई नौकरी। वो इसे सब हकाइक बता रहा था। इतना तो बुराक भी जानता था कि मोहतशिम सच कह रहा है, इसका कोई फ्यूचर नहीं था। मैं पहले की तरह जासूसी करके कमा लूंगा तो तुम मेरे लिए जासूसी क्यों नहीं करते? मान लो मैं तुम्हारा नया क्लाइंट, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, घर गाड़ी, हर वारदात में से तुम्हारा हिस्सा। तुम्हें इससे अच्छी ऑफर नहीं मिलेगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। वो अपना जाल बिछा चुका था। ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना इसे आता था। लोगों को लगता था कि वो सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो वाकई मास्टरमाइंड था। बुराक को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि वो इस गैंग में शामिल क्यों किया गया था। इसके लिए ये बड़ी ऑफर नहीं थी। वो लोगों की जासूसी ही तो करता था, लेकिन मुझे जासूसी किसकी करनी है? मोहतशिम मुस्कुरा दिया। आखिरकार बुराक मान गया था। तुम कैसे जानते हो कि मैं इंस्पेक्टर हूँ? मिन्हा को ताज्जुब हुआ। मैं कल ही आपके घर के साथ वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ हूँ। कल आपके घर भी आया था। आपकी अम्मी ने ही बताया आपके बारे में। वो जैसे पूरी कहानी बताना शुरू हो गया। मिन्हा नफ़ी में सर हिलाते हुए आगे बढ़ गई। अम्मी बिना हर किसी को घर में घुसा लेती हैं। मिन्हा के दिल में सोचा, सुने अगर आप जिम जा रही हैं तो मुझे भी साथ ले जाएं। वो पीछे से बोला, लेकिन मुझे जासूसी किसी करनी है? तुम्हें पुलिस की जासूसी करनी है? इनका इत्तेमाद जितना है, खासतौर पर इंस्पेक्टर मिन्हा का। बाकी जब वारदात की बारी आ गई तो मैं तुम्हें अगला काम बता दूंगा। मोहतशिम बुराक को इनका टास्क बता रहा था। किरदार बताएं कौन सा निभाना है ताकि मैं रिसर्च वर्क शुरू करूँ। पुलिस कंसल्टेंट, इस तरह तुम हर केस में मिन्हा के साथ रहोगे। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा वो केस किस तरह हल करती है। इसके अलावा तुम्हारे लिए जो अपार्टमेंट मैंने बुक करवाया वो भी इंस्पेक्टर मिन्हा के घर के साथ है। बुराक को अपना काम समझ आ गया था। मोहतशिम की बात भी खत्म हो गई थी तभी लायला कमरे में दाखिल हुई। और अगर इसे किसी पुलिस वाले ने पहचान लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। लायला इन दोनों को अहम खतरे से आगाह किया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अगर इसका जवाब भी मेरे पास है। पहली बात, बुराक को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया था। इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी। दूसरी बात, जिस थाने में बुराक बंद था इसका एसएचओ हुमायूं अहमद बलोचिस्तान जा चुका है। बाकी रात रही हवालदार की तो इसका मुंह बंद करवाना कोई मुश्किल बात नहीं। ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब मोहतशिम के पास ना हो? वो हर बात पूरी प्लानिंग के साथ करता था। लायला को अपना जवाब मिल चुका था। बहुत रात हो गई है, अभी जाकर तुम आराम कर लो। लायला, बुराक को इसका कमरा दिखा देना। मोहतशिम हुक्म देकर कमरे से निकल चुका था। तुम तो मान ही गए। लायला ने बात का आगाज़ किया। मुझे ऑफर अच्छी लगी तो मैंने हाँ कह दी। बुराक ने कमरे में से बाहर जाते हुए बोला। लायला बुराक के पीछे पीछे चलती। कमरे के बाहर खड़ा बुराक हर चीज़ को गौर से देख रहा था। चलो तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूँ तुम्हें। लायला किस बात पर इसने चलने का इशारा किया है? इस कमरे के सामने से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। ऊपर आमने सामने काफ़ी कमरे थे। हर मेंबर्स को अलग अलग कमरा दिया गया था। बुराक का कमरा सबसे आखिर में था। कमरा कोई बहुत बड़ा नहीं था। दीवारें बहुत पेचीदा हालत में थी। कमरे के अंदर लकड़ी की पुरानी खिड़कियाँ थीं जो जंगल की तरफ खुलती थी। फर्श पर टूटा फूटा था, जैसे सदियों से मुरम्मत ना करवाई गई हो। बुराक कमरे में आते साथ बेड पर बैठ गया। लायला इसको छोड़कर अपने कमरे में जा चुकी थी। इसका कमरा बुराक के कमरे के बिल्कुल सामने 2 कदम के फासले पर था। बुराक ने पहले तो सोने का इरादा किया, लेकिन काफ़ी देर वो करवटें ही बदलता रहा। नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर तंग आकर वो उठा, कमरे में इर्द गिर्द देखा। इसकी नज़र खिड़की पर पड़ी जो हवा से हिल रही थी। इसने उठकर खिड़की खोली। कमरे में ठंडी और ताज़ा हवा का दाखिला हुआ। खिड़की के बाहर का नज़ारा बेहद हसीन था। यहाँ से गोदाम का पिछला हिस्सा नजर आता था। 14वीं का चांद आसमान पर चमक रहा था। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। लगता था बारिश आने वाली है। नीचे हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। ये एक घना और बहुत बड़ा जंगल था। वो खिड़की के पास खड़े होकर ये मंजर देख रहा था। इसने अपने बाईं तरफ देखा। इधर वाले कमरे की खिड़की भी खुली थी। खिड़की में खड़ी लड़की जानी पहचानी थी। तुम सोए नहीं? लायला ने सवाल किया। नींद नहीं आई। तुम क्यों नहीं सोई? बुराक ने नॉर्मल से लहजे में पूछा। मुझे नींद मुश्किल से आती है, लायला ने इसकी तरफ देखकर बोला। वो चांद को देख रहा था। थोड़ी देर दोनों में कोई बात नहीं हुई। फिर इस अजीब सी खामोशी को तोड़ने के लिए लायला ने सवाल किया। तुमने बताया नहीं तुम्हें जेल क्यों हुई थी?
एक औरत मुझसे अपने शोहर की जासूसी करवा रही थी, बाद में खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया और साथ साथ मुझे भी फंसा दिया। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रहा था। फिर लाला को जैसे पूरी कहानी में दिलचस्पी थी। फिर क्या था, इसके शोहर की एसएचओ से दोस्ती थी, करवा दिया जेल में बंद मुझ मासूम को। वो मासूम से लहजे में बोला, अल्लाह तुम कितने झूठे हो मासूम, और वो भी तुम। वो इसे चिढ़ाने के लिए बोली थी और वो कामयाब हुई थी। अभी मुझे जानती ही कहाँ हो तुम, वो तब कर बोला। यह एकदम तेज़ बारिश शुरू हुई। बारिश को देखकर लायला का चेहरा खिल उठा था। बारिश लायला सुल्तान का पसंदीदा मौसम था। वो अपने कमरे की तरफ मुड़ी। तुम कहाँ जा रही हो? बुराक ने इसे जाते देखा तो सवाल किया। बारिश में नहाने। वो आधी रात को भी बारिश में नहा सकती थी। बुराक को यह पागलपन लगा था। चंद मिनट बाद लायला गोदाम के पिछले हिस्से में खड़ी बारिश में नहा रही थी और बुराक ऊपर खिड़की में खड़ा इसे देख रहा था। सुबह होते ही मुहतशिम ने इसे पूरे गैंग से मिलवाया। कुछ लोग इसके आने से खुश थे और कुछ नहीं, लेकिन मुहतशिम के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता था। अहमद, जिस वेबसाइट पे आज पुलिस कंसल्टेंट की पोस्ट का रिजल्ट आना है वो हैक करो, हमें रिजल्ट बदलना है। मुहतशिम ने अहमद को देखकर बोला। वो आईटी प्रोफेशनलिस्ट था, बिना किसी को पता चले एक वेबसाइट हैक करना इसके लिए बहुत आसान था। इसे लैपटॉप पर कुछ कोडिंग की, थोड़ी देर में बाद वेबसाइट हैक हो गई और रिजल्ट बदला जा चुका था। अब रिजल्ट के मुताबिक बुराक नया पुलिस कंसल्टेंट था। जो लड़का सच में सिलेक्ट हुआ था, इसका एड्रेस निकालो, हमें इसका अपॉइंटमेंट लेटर गायब करना है। बुराक का जाली अपॉइंटमेंट लेटर भी तैयार करवाना है। मुहतशिम के हुक्म देने की देर थी और अहमद के साथ हाथ चलना शुरू हो गए, मगर बॉस पुलिस वाले 2 मिनट में जान जाएंगे बुराक का अपॉइंटमेंट लेटर झूठा है। अहमद ने मुहतशिम को खतरे से आगाह किया। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसा किसी को भी खरीदने के लिए काफ़ी है। दुनिया की हर इंसान पैसे का पुजारी है। हियरिंग डिपार्टमेंट में एक बंदे को पहले ही खरीद चुका हूँ। वो बनवाएगा झूठा लेटर जो कि बिल्कुल असली लगेगा। मुहतशिम के पास हर मुश्किल का हल था। सब काम हो चुके थे, अब बस बारी थी मिन्हा और बुराक के मिलाप की।